हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की फिर से एक नया टॉपिक पे, एक नया जो है चर्चा पे, जो सुर्खियों में रहा है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो मुख्य रूप से आज का सबसे हॉट टॉपिक है, यानी एमपीसी का निर्णय, जो मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी है उसका क्या डिसीजन आया है। उसके बाद से भारत और बांग्लादेश जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मुख्य रूप से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा है क्वाड और चौथा है प्रोटेम स्पीकर, जो कि महाराष्ट्र में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है। ठीक, और पांचवा पॉइंट जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। तो जल्द से आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें और चलें अपने मुख्य रूप से जितनी भी सुर्खियां हैं उस पर। मुख्य रूप से आपके जो एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जुड़िए ताकि हम लोग क्या करें, अपने सेशन को शुरू करें जल्द से जल्द। चलिए, तो पहला क्या है, पहला आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसकी क्या हुई है, बैठक हुई है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें ये जो रेपो रेट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब ये होता क्या है, रेपो रेट में परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन जो CRR है, ठीक है, कैश रिजर्व जो रेशियो है, उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और कितना फीसदी कर दिया गया है, कम करके कर दिया गया है 4%। ठीक है, तो रेपो रेट अभी भी कितना बना हुआ है, 6.5% ही बना हुआ है। ठीक है, 6.5% ही आप देख रहे हैं कि बना हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, मौद्रिक नीति समिति जिसे कहा जाता है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 2016 में। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। इसकी बैठक जो होती है मुख्यतः एटलीस्ट जो है वर्ष में कितना होना चाहिए बैठक, मीटिंग, तो वर्ष में एटलीस्ट 4 टाइम्स होनी चाहिए, यानी 4 बार होना चाहिए। यानी 4 बार का मतलब लगभग आप देख ही सकते हैं, यानी प्रत्येक 3 माह पे एक बार। ठीक है, तो इसकी बैठक होती है। इसका काम क्या है, जो इन्फ्लेशन होता है, यानी इन्फ्लेशन का मतलब जो महंगाई है, यानी जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति को क्या करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, यह इसका मुख्य रूप से काम है। ठीक है, एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अब आपको पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें टोटल सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो 3 सदस्य जो है आरबीआई की ओर से, एक आरबीआई खुद आरबीआई के गवर्नर, और 2 जो है ड्यूटी गवर्नर होते हैं इसमें। ठीक है, यानी 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई की ओर से होते हैं और 3 मेंबर जो होते हैं गवर्नमेंट की ओर से होते हैं। ठीक है, अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको याद रखिएगा 2016 में। तो उर्जित आर पटेल, आपको पता भी होगा, उर्जित आर जो पटेल समिति थी, इसी के सिफारिश पे यह इसका गठन किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 2016 में। ठीक है, ये जो उर्जित आर पटेल वो क्या थे, यह आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे, पूर्व गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, अच्छा, आरबीआई की स्थापना अगर बात की जाए, आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें हम, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना आपको पता है 1934 में हुई थी, 1934 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का यह क्या है, केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। जैसे सभी राष्ट्रों का अपना केंद्रीय बैंक होता है, वैसे भारत का भी ये क्या है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो आरबीआई का क्या होता है, आरबीआई का मुख्य रूप से गवर्नर होते हैं। ठीक, तो गवर्नर, इसमें वही आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसके क्या होते हैं, इसके हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। यानी हमने बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको हेड कौन करता है, कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही करते हैं। ठीक है, ये हेड करते हैं। तो इसमें निर्णय अगर देखा जाए, डिसीजन,
डिसीजन कैसे लिया जाता है? तो इसका एमपीसी का जो डिसीजन होता है, जैसे मैंने बताया कि 3 सदस्य गवर्नमेंट के और 3 सदस्य जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, ये मैंने बताया। तो इसमें निर्णय कैसे लिया जाता है? अगर जैसे दोनों में समान अगर हो गया, समान मतलब मत हो गया, तो इसमें डिसीजन किसका मान्य होता है? जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसी के डिसीजन जो होता है वो अंतिम रूप से क्या होता है? मान्य होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी का डिसीजन क्या होता है? मान्य होता है। अब इसको क्या दिया गया है? तो इसके ऊपर आरबीआई को क्या दिया गया है? मुख्य रूप से इन्फ्लेशन को क्या करना? कंट्रोल करना। इसका काम क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मूल्यों में वृद्धि, तो इसको कंट्रोल करना है। अब आइडली कितना होना चाहिए? इन्फ्लेशन जो है आइडियली ये कितना होना चाहिए? 4% होना चाहिए। और 4% से ऐसा कहा गया कि ±2% हो सकता है, यानी कम से कम 2 और +2 का मतलब अधिक से अधिक 6 हो सकता है। ठीक है, अब यह जब 6% से इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ने लगता है तो क्या होता है? आरबीआई क्या करता है? और आरबीआई के पास जो एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, इसकी बैठक के अनुसार अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस विषय पे। और उसके अनुसार क्या करता है? वह मनी सप्लाई को क्या करेगा? कम करेगा। बाजार से, मार्केट से मनी सप्लाई को क्या करेगा? कम करेगा। अब मनी सप्लाई जब कम होगी तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। अब पैसा जब नहीं रहेगा तो क्रय नहीं करेंगे, क्रय नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर से महंगाई जो होगी वो क्या होगी? डिमांड जब नहीं होगी तो सीधे महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता है आरबीआई। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता है जिसके तहत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम देखें, उसके बाद से अगर देखें जैसे 2% अगर हो गया तो इससे कम में अगर जाएगा, यानी मुख्य रूप से जैसे हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम कितना? आइडियली तो 4 होना चाहिए, लेकिन ±2 होना चाहिए। तो जब माइनस के अंदर 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, तो उससे कम की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा? तब भी चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय क्यों है अगर 2 हो जाएगा? तो उसका कारण यह है कि महंगाई बहुत ही कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? यह आर्थिक मंदी का समय आ जाएगा। आर्थिक मंदी का समय आ जाएगा, तो यह देश की जो जीडीपी है उस पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक मंदी आ जाएगी तो, शिथिलता आ जाएगी तो एक वर्ड आता है, क्या होता है? अवस्फीति। अवस्फीति, तो अवस्फीति की जो मुख्य रूप से घटना ये घट जाती है। तो हम लोग देखेंगे कौन, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कैसे कैसे क्या होता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें हम, तो हम देख रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? ये सभी चीजें आपको याद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब कौन कौन ऐसा टूल्स है जिसके जरिए जो आरबीआई है वो क्या करता है? क्या करता है? मुख्य रूप से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। किसको? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो देखेंगे हम लोग, एक तो टूल्स है आरआर। आरआर का मतलब होता है रेपो रेट। कौन सा रेट? रेपो रेट होता है, इसको कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है, तो ये लेकिन यह कैसा होता है? अल्पावधिक होता है, यानी कितने डे का? 14 डेज का होता है। ठीक है, अल्पावधिक होता है। अच्छा, एक और चीज होता है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट जो होता है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, बशर्ते जो बैंक रेट होता है वो थोड़ा दीर्घकालीन होता है, जो रेपो रेट होता है वो कितने दिन का होता है? सामान्यतः 14 दिन का, यानी कम समय के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं वो होता है। अब ये होता क्या है? रेपो रेट में होता क्या है? ए आरबीआई हो गया मान लीजिए, और ये हो गया बैंक। बैंक मुख्य रूप से क्या करते हैं? उधार लेते हैं। किससे लेते हैं? तो उधार बैंकों को कौन देता है? आरबीआई देता है। तो आरबीआई बैंकों को जिस रेट पे, जिस दर पे उधार देगा वह उसका क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है? देखिए, जैसे आरबीआई क्या किया, अपनी मुख्य रूप से कहा कि चलो भाई मैं अपनी प्रतिभूतियां दे रहा हूं और तुमसे पैसा ले रहा हूं, यानी मुख्य रूप से आरबीआई क्या किया कि रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब जब रेपो रेट बढ़ गया तो यह बैंक किससे पैसा लिए हैं? आरबीआई से लिए हैं।
अब आप कहेंगे कि बैंक को आरबीआई से पैसा लेने की क्या जरूरत है, तो जब उपभोक्ता को मुख्य रूप से ब्याज देना हो तो बैंक कहाँ से देंगे, पैसा होगा तभी तो देंगे। तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा देगा। तो आरबीआई इसमें पैसा देगा तो रेपो रेट अगर बढ़ा देगा, जैसे मान लीजिए पहले 3% है, अब कर दिया 4%, सपोज दैट, तो क्या हो गया, रेट बढ़ गया। तब जब रेट बढ़ गया तो बैंक को भी क्या होगा, अधिक मूल्य में अधिक ब्याज में पैसा मिल रहा है। तो जब अधिक ब्याज में पैसा मिल रहा है तो बैंक भी क्या करेगा, अपना जो है इंटरेस्ट जो होगा वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो जो कंज्यूमर है यानी जो लोन लेने वाले लोग हैं वो लोन लेना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्यों कहेंगे कि ब्याज बढ़ गया है, अब इस समय में लोन लेना सही नहीं है, जब ब्याज कम होगा तब लोन लिया जाएगा। तो उस समय जब लोग ब्याज मतलब अगर इंटरेस्ट बढ़ गया है तो क्या करेंगे, मुख्य रूप से लोन नहीं लेंगे। जब लोन नहीं लेंगे तो कंज्यूम नहीं करेंगे, और कंज्यूम नहीं करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिमांड कम होगा, मनी सप्लाई भी कम होगी। तो इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन हो गया उसमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन में मुख्य रूप से कमी आ जाएगी। तो ये कौन सा रेट है, रेपो रेट है। तो रेपो रेट के माध्यम से हो गया। दूसरा हो गया रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, आपकी कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई क्या करता है, बैंकों से पैसा उधार लेता है, बैंकों से पैसा उधार लेता है, प्रतिभूति देता है और बैंकों से पैसा उधार लेता है। अब आप बोलेंगे कि बैंक आरबीआई को उधार क्यों देंगे, भाई नहीं देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि इस आरबीआई को पैसे देने में जोखिम कम है। जो जनता को देंगे, नागरिक को देंगे, उससे में ज्यादा जोखिम है, जबकि आरबीआई को देंगे तो जोखिम थोड़ा सा क्या है, कम है। तो जोखिम कम है इसलिए बैंक क्या चाहेंगे कि आरबीआई को पैसा दे। अब ऐसा क्यों, इसमें क्या कर देगा आरबीआई, आर रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो कहेगा कि पहले 3% हम दे रहे थे, आइए 4% पे हमको पैसा दे दीजिए, या 5% पे हमको ब्याज दे दीजिए। तो बैंक क्या कहेंगे, बैंक कहेंगे चलो बहुत अच्छा बात है, अब यहाँ पे ऐसे जनता को देंगे तो पता नहीं डूबेगा कि क्या होगा, उससे बढ़िया हम किसको दे दें, आरबीआई को दे दें। तो आरबीआई को दे देंगे तो क्या होगा, हमारा पैसा जो है मुख्य रूप से ब्याज बढ़ जाएगी उस पर। तो बैंक अपने पैसे को क्या करेंगे, आरबीआई को ज्यादा देंगे। तो बैंक जब पैसे दे देंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लोग भी जब जब बैंक दे देंगे यहाँ पे तो मनी सप्लाई कम हो गई। अब लोग भी बचत क्या करेंगे, बचत ज्यादा करने लगेंगे, यानी जो सेविंग है बैंकों में जाके ज्यादा करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो मनी सप्लाई बाजार से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और लोन बाजार को नहीं देंगे, मार्केट को नहीं देंगे बैंक, तो मनी सप्लाई कम हो गई, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमेशा रेपो रेट जो है ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, हमेशा, ठीक है, हमेशा रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगा। तीसरा टूल्स जो है वो है सीआरआर। ठीक है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, मुख्य रूप से आरबीआई करता क्या है। अच्छा, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर सीआरआर को लिया जाए तो दो टूल्स ये आपको समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। अब क्यों बैठक हुई है आप समझ सकते हैं। तीसरा टूल्स जो है वो सीआरआर का है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो की अगर बात करें तो ये क्या है, ये आरबीआई क्या कहता है, बैंकों से कहता है, जैसे बैंक, जैसे मान लीजिए ये आरबीआई है और बैंक है, तो बैंकों से क्या कहता है कि भाई आप अगर बैंक खोले हैं तो आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे 10 रुपया यहाँ पे रखना ही पड़ेगा हमारे पास, किसके रूप में, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में। ठीक है, तो जो बैंक अपना पैसा, अपना मनी आरबीआई के पास सुरक्षित रखते हैं उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है, कैश रिजर्व रेशियो पे कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो जो आरबीआई के पास रखना होता है अपना पैसा बैंकों को, वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस टूल्स का कैसे प्रयोग करता है, इसमें आरबीआई पहले जैसे मान लीजिए कि कहा है कि 2% है, तो 100 रुपया बैंकों के पास है, तो बैंक क्या कर रहे हैं, 100 में से 2 रुपया रख रहे हैं, तो 98 रुपया बच रहा है, तो 98 रुपया क्या करेंगे, मार्केट में देंगे लाभ कमाने के लिए। तो मनी सप्लाई ज्यादा है, अब मनी सप्लाई को कम करना है, तो ये क्या करेगा आरबीआई, सीआरआर को बढ़ा देगा, यानी कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। यानी पहले बैंक अब 2 रुपये रख रहे थे तो अब बढ़ा दिया, मान लीजिए कि बढ़ा दिया कितना, 4%।
तो बढ़ा दिया तो क्या हो गया कि अब 100 में से 4 रुपया किसके पास रखेंगे, आरबीआई के पास। तो इनके पास कितना रुपया हो जाएगा, मात्र 96 रुपया हो जाएगा। अब ये 96 रुपया ही मार्केट में दे सकते हैं। तो इस तरह से 2 रुपये कम हुआ कि नहीं हुआ, यानी मनी सप्लाई इससे कम हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो इससे भी क्या करता है, मनी सप्लाई को क्या करता है, बाजार से खींचता है। ठीक है, तो ये भी इससे भी क्या हो गया, इन्फ्लेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो बैठक हुई है, उस बैठक में यही डिसीजन लिया गया है, रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 6.5% है तो 6.5% ही है। देखिए 6 से ज़्यादा है, आइडियली तो +2 -2 होना चाहिए, यानी 6 होना चाहिए, 6 तक ही होना चाहिए। 6 से ज़्यादा है, यानी मनी सप्लाई मुख्य रूप से देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, लेकिन 6.5 है, मतलब ज़्यादा है। तो क्या किया है, यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए किसको, तो एमपीसी की जो बैठक हुई थी उसमें, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई उसमें आरबीआई ने क्या किया कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, रिजर्व रेशियो में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, और कैश रिजर्व रेशियो में थोड़ा सा राहत दे दिया है, और कितना परसेंट, 4% कर दिया है। क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब इसका भी विश्लेषणात्मक रूप ये है कि देखिए वहां से बार बार रेपो रेट अगर बढ़ेगा, हमेशा का हमेशा बढ़ा रहेगा, तो रेपो रेट बढ़ने के क्या होगा, महंगाई बढ़ी रहेगी, महंगाई बढ़ी रहेगी, मनी सप्लाई मुख्य रूप से क्या होगा, ठप होगा। तो उससे के बदौलत भी क्या होता है, जो आर्थिक वृद्धि होती है वो भी प्रभावित होती है एक तरह से। तो कैश रिजर्व रेशियो में इसमें छूट दिया है, तो इस तरह से क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज बस याद रखेंगे, एक टूल्स है, इस टूल्स का प्रयोग करता है। और दूसरा है, इसके बाद से चौथा जो टूल्स है वो है एसएलआर। ठीक है, लिक्विडिटी जो रेशियो है। ठीक है, तो तरलता जो अनुपात है, यह तरलता अनुपात किसके पास, जैसे मान लीजिए ए आरबीआई है और ए बैंक है। बैंक के पास अपनी संपत्ति 100 है, 100 में से 4 तो रख दिया सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास। ठीक है, अब जो बच गया वह पैसा, यानी कितना बचा इसके पास, बैंक के पास, तो बैंक के पास बचा 96। अब 96 में से कहा क्या, आरबीआई कहा कि एसएलआर के रूप में आप कितना रख सकते हैं, आप मुख्य रूप से इसको बढ़ा के कर दिया कि आप मुख्य रूप से 5 रुपया बढ़ा रखिए, 5 रुपया रखिए। तो इसका मतलब 5 रुपया अपने पास इनको रिजर्व रखना ही पड़ेगा। अभी 91 रुपया ही क्या कर सकते हैं, ये बाजार में दे सकते हैं, मार्केट में दे सकते हैं। तो मनी सप्लाई कम हुई कि नहीं हुई, मनी सप्लाई कम हुई, तो इन्फ्लेशन भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, लेकिन यह जो टूल्स का प्रयोग करता है, ऐसे कहा भी जाता है, आरोप भी लगता है आरबीआई पर कि यह आरबीआई क्या करता है, एक तरह से गवर्नमेंट को लोन दिलाने का भी काम करता है। कैसे, यह टूल्स का काम कैसे करता है, अब एसएलआर के रूप में जो बैंकों से कहा जाता है कि इतना रखना है, वह किस किस रूप में रखा जा सकता है, एक तो प्रतिभूति के रूप में, एक तो सोना के रूप में जो गोल्ड होता है उसके रूप में रख सकते हैं, या तो पैसा जो होता है उसके रूप में भी रख सकते हैं। तो इन रूपों में बैंक जो है अपने पास उतना तरलता अनुपात रख सकते हैं, मतलब रखना ही पड़ेगा, अनिवार्य है आरबीआई के रूप में। आरबीआई तो बैंक रखते कैसे, किस में है, ज्यादातर पैसे में नहीं रखते हैं, इस पैसे में नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि बैंक के पास अपने पास पैसा रखा रहेगा तो उससे लाभ उसको कुछ मिलेगा नहीं, उस पर ब्याज तो मिलेगा नहीं, अपने पास रखा गया है। तो सोना भी रखा रहेगा उसके पास, तो उससे कोई ब्याज उसको मिलने वाला नहीं है ज्यादा। तो जो बैंक क्या करते हैं सबसे ज्यादा, या तो टीबी ट्रेजरी जो बॉन्ड्स होते हैं उसको खरीदते हैं, या मुख्य रूप से जो जीसेक्स होते हैं, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है, यानी प्रतिभूतियां जो होती हैं गवर्नमेंट की, वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं और अपने पैसे को दे देते हैं। तो पैसा को दे दिए और प्रतिभूतियों को क्या के लिए, खरीद लिए, प्रतिभूति अपने पास। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि प्रतिभूति आखिर उतना ही ना रखना है, जैसे कह दिया गया कि 5000 रुपया रखना है आपके पास, तो 5000 रुपया तो ये रख ही रहा है अपने पास, लेकिन उसके कागज के रूप में रख रहा है, प्रतिभूति के रूप में रख रहा है, उसके बदले पैसा दे दिया। अब पैसा दे दिया प्रतिभूति के रूप में जब रखा, तो इससे फायदा इसको क्या है, इसको फायदा ये है कि जब यह मार्केट में मुख्य रूप से देखा जाएगा प्रतिभूतियों को जब लौटाएगा यानी देगा, तो वह इस पे इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, सरकार क्या देगी, ब्याज देगी। तो यहाँ पे ऐसे पैसा के रूप में, सोना के रूप में रखा रहता है रिजर्व के रूप में, तो आखिर रखा ही रखा है, तो रखना तो अनिवार्य ही है, तो पैसा उस पर ब्याज तो मिलता नहीं। ऐसे पैसा जो क्या किया, दे दिया और उतने का प्रतिभूति खरीद लिया, तो प्रतिभूति भी एक प्रकार का उसका एसेट हो गया, और इसी एसेट से क्या किया, मुख्य रूप से वह उसको ब्याज में मिल गया। इसलिए एसएलआर के रूप में ज्यादातर बैंक जो है प्रतिभूति रखते हैं, और इस तरह से एक तरह से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी चला गया, ठीक है, ऋण के रूप में। ठीक है, अच्छा 2013 से पहले मैंडेटरी था किसको, आरबीआई को, कि बिल्कुल ही ट्रेजरी बिल्स को
ये लागू करना है, लेकिन अब जो है OMO को लागू कर दिया गया ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। तो इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत अब प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री भी की जा सकती है, ठीक है। अब RBI पे बाइंडिंग नहीं है, ये भी चीजें हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो आशा करते हैं सारी चीजें आपको याद आई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे अगले पॉइंट पे चले हम लोग, जो अगला है। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए, इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे थे, तो इन्फ्लेशन किस में मापा जाता है? 2 चीज़ों मापने का 2 इंडिकेटर है, एक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आप देख सकते हैं, ये है WPI, और एक मुख्य रूप से CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। अच्छा, इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो आप देखे होंगे, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है क्या? हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? जो मुख्य इन्फ्लेशन है, जो मुख्य इन्फ्लेशन है उसमें से फ्यूल, पेट्रोलियम जो होता है, इसको अगर घटा दिया जाए, उसके बाद से जो इन्फ्लेशन बचता है उसको क्या कहा जाता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो देखिए, इन्फ्लेशन को मापा किस में जाता है? WPI और CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। तो आज किस में मापा जाता है? CPI में, पहले मापा जाता था WPI में। तो ये डेटा भी याद रखिएगा कि WPI को कौन मापता था? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता था। फिर यह WPI केवल गुड को मापता था, केवल वस्तुओं को मापता था, सेवा को नहीं मापता था, ठीक है। और इसका बेस ईयर क्या था? तो 2011-12 था, ये याद रखिएगा। उसके बाद से CPI में देखा जाए, अब अभी जो मापा जाता है, किससे मापा जाता है? CPI से। तो CPI जो है वह कैसे मापता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो NSO के, पहले तो नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के अंतर्गत, और कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा, ये दोनों चीज मापता है, गुड्स भी मापता है और सर्विस भी मापता है, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस दोनों मापता है। उसके बाद से रूरल पर भी और अर्बन पर भी मापता है। रूरल में 448 और जो अर्बन शहरी क्षेत्र है उसमें 460, ठीक है। और मुख्य रूप से देखा जाए, जो CPI है, CPI का बेस ईयर क्या है? 2012 है, ठीक है। तो बेस ईयर भी याद रखिएगा कि WPI का जो बेस ईयर है 2011-12 है, और CPI का बेस ईयर जो है वो 2012 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे जो भारत के विदेश जो सचिव हैं मिस्री जो है, उन कहाँ गए हैं? बांग्लादेश गए हैं, बांग्लादेश का दौरा में गए हैं। तो ये मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे, जैसे आपको पता भी होगा कि बांग्लादेश में बहुत सारे जो हिंदूज हैं वहाँ से उनको भगाया जा रहा है। जैसे शेख हसीना जी की सरकार वहाँ पे गिरी, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें वहाँ परिवर्तन और हिंसा वाली चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो उससे रिलेटेड जो है दोनों देशों को तालमेल बैठाने के लिए गए हैं। कौन? विदेश सचिव जो है बांग्लादेश का दौरा पे गए हैं। और आप देख सकते हैं इसका स्ट्रेटेजिक, बांग्लादेश जो है लोकेशन अगर देखेंगे कब बना था? 1971 में बना था, ठीक है। तो इसको आपको पता ही है। अब यहाँ से देखिए, ये है आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल पूरा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। और यहीं पे है चिकन नेक क्या है? कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर। इसी कॉरिडोर से हम क्या करते हैं? अपने पूर्वोत्तर से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, पूर्वोत्तर वाले भाग से जुड़े हुए हैं। हालांकि और भी योजनाएं चलाई जा रही है, कालाधन प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, जिसके कारण इसमें मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उसके द्वारा भी जोड़ने की काम हो जा रही है, ताकि हम लोग ईस्ट से जो पूरे भारत को जोड़ कर रखा जाए। तो बांग्लादेश में यहीं पे है चिकन नेक कॉरिडोर है, वो है। अब देखिए, यह बांग्लादेश का सीमा कहाँ कहाँ पे लगता है? तो एक तो पश्चिम बंगाल से लगता है, असम से लगता है, मेघालय से लगता है, और असम से 2 ओर से लगता है, देख लीजिए यहाँ पर और यहाँ पे। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे, मेघालय से लग रहा है, और त्रिपुरा से और मिजोरम से लगता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ से लगता है। तो त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल इससे से सीमा साझा करता है, ठीक। और यहाँ से नदी जाती है जो पश्चिम बंगाल से, कौन है? कौन नदी जाती है बताइए? गंगा की एक जो धारा है वो जब जाती है तो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? पद्मा। और यहाँ से बांग्लादेश से जो आती है, बांग्लादेश में जब आती है कौन? ब्रह्मपुत्र, तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र है वो निकलती है तिब्बत से,
और वहाँ से आती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से जब प्रवेश करती है तब इसमें अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है युवा आकार की घाटी बनाती है, और यहाँ पे इसका नाम होता है अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का दिहांग नाम होता है। और असम में जब आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जब ये नदी आती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं, क्या होता है, जमुना होता है। और जब यही जमुना और पद्मा मिलती हैं तो दोनों मिलकर धारा बनाती हैं किसका, मेघना, और मेघना नाम से जाके बंगाल की खाड़ी में दोनों क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं डेल्टा बना के। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये मैं बता रहा था कि कालाधन जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है कहाँ कहाँ किसके किसके बीच है, भारत और म्यांमार के बीच है। ठीक है, तो भारत में जो कोलकाता है वहाँ से, कोलकाता पोर्ट से सीधे 539 किलोमीटर सी की तरफ से आप जाएंगे तब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए, और म्यांमार से मुख्य रूप से एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट है। कौन सा, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अच्छा, ये कालाधन है क्या, एक नदी है यहाँ पे, ठीक है, म्यांमार में, ठीक है, उसी के नाम पे है। तो कहाँ कहाँ से पोर्ट है, तो यहाँ का जो पोर्ट है आप देखेंगे कौन सा पोर्ट है म्यांमार में, सीधे पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा किसको, ये सितवे पोर्ट को। सितवे पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल से सितवे पोर्ट को ये जोड़ने का काम करेगा। और मुख्य रूप से कहाँ जाएगा सितवे पोर्ट से, तो प्लेटवा जाएगा, कलेटवा जाएगा, फिर यहाँ से फिर आपके आ जाएगा मिजोरम में, और मिजोरम में कहाँ तक जाएगा, ऐजवाल तक जाएगा। ठीक है, और मिजोरम से फिर पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने का काम करेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक, आगे देखिए क्वाड। तो क्वाड के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। क्वाड जो है मुख्य रूप से है क्या, तो आप देख सकते हैं जो क्वाड है वो क्या है, QUAD, ये चार देशों का 4 कंट्री का मुख्य रूप से, कौन कौन से 4 कंट्री हैं, तो सहयोग, यह इसमें कौन कौन देश हैं क्वाड में, USA है, फिर से USA के बाद से कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका जापान है, और फिर है इंडिया। यानी ये 4 देशों का मिलकर एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम क्या है, क्वाड, जिसका नाम क्या है, क्वाड है। ठीक है, तो क्वाड नाम जो पड़ा है इसमें कौन कौन है क्वाड में, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान है मुख्य रूप से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इसका कहीं हेडक्वार्टर वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो है कहाँ कब की गई थी, 2007 में, और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा की गई थी। ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए एक बनाया गया एक मुख्य रूप से संगठन है ये क्वाड। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक, तो ये है, आप देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और USA है। तो इधर क्या पड़ता है, पैसिफिक सी है, और इधर क्या है, चाइना सी है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है। ठीक, तो अभी 2024 में अगर पूछा जाए कि क्वाड की मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो 2024 में क्वाड की जो मीटिंग हुई है, क्वाड लीडर्स की जो मीटिंग हुई है 21 सितंबर 2024 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मुख्य रूप से आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। ठीक है, USA में हुई थी। तो क्वाड की मीटिंग 2024 में कहाँ पे हुई है, USA में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। ठीक, आगे देखिए, ये आपके लिए एक मुख्य रूप से करंट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। सेटअप कब किया गया था, तो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। और ये एक कमेटी बनी थी 28 अगस्त 1949 को, उसी ने निर्णय लिया था कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को। तभी से क्या मनाया जाता है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे आप। आगे देखिए, लगातार 9 बार जीतकर पहुंचे कोलंबर बने महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। देखिए, आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, और महाराष्ट्र में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, तो चुनाव हो गया, यानी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई। वहां पे मंत्रिपरिषद का गठन हो गया है, मुख्यमंत्री का चयन हो गया है। मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट और मंत्रिपरिषद का जो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं राज्यों में। ठीक जैसे आपके संसद में, पार्लियामेंट में क्या कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर, जैसे पार्लियामेंट में व्यवस्था प्रोटेम स्पीकर की है, ठीक वैसे ही व्यवस्था कहाँ पे है, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था कहाँ पे है, आपका स्टेट लेजिस्लेटिव में है।
स्टेट लेजिस्लेटिव में है। तो इसका वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 99 में कहा गया है। आर्टिकल 99 में कहा गया है कि जो सदन है वो सदन को चलाने के लिए कोई एक जो है पीठासीन अधिकारी चाहिए। अब चूंकि नवनिर्वाचित ये जब सदस्य आए हैं तो पीठासीन कौन रहेगा? तो इसके लिए कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन के लिए संविधान के द्वारा यानी संसद के द्वारा एक मैकेनिज्म निकाला गया। वास्तव में प्रोटेम स्पीकर का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेम स्पीकर का वर्णन नहीं है, लेकिन एक मैकेनिज्म है जिसके तहत प्रोटेम स्पीकर मतलब एक टेम्पोररी स्पीकर की क्या होती है? अपॉइंटमेंट होती है। क्या होती है? अपॉइंटमेंट होती है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। और अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में कौन करता है? गवर्नर। राज्यों में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर। हाँ देखिए, स्पीकर जो होता है ना, और डिप्टी स्पीकर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, उसका इलेक्शन होता है, उसका निर्वाचन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटेम स्पीकर का तो उसका जो है क्या होता है? नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है, ठीक। और चूंकि ये टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी हम लोग समझेंगे। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कौन नियुक्ति करता है। तो राज्यों में गवर्नर करते हैं, और इनको शपथ ओथ कौन दिलवाता है? तो गवर्नर ही दिलवाता है, राज्यों की बात किया जाए तो। और संसद में कहा जाए तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और टेम्पोररी स्पीकर होते हैं, और मुख्य रूप से शपथ भी कौन दिलवाते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलवाते हैं, राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि किस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। वह कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा? तो वह व्यक्ति होता है जो सर्वाधिक बार सदस्य रहा हो, सर्वाधिक बार चुनकर आया हो, ठीक है। देखिए, इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है। इसमें मतलब है जो ज्यादा बार एमपी बना हो या ज्यादा बार एमएलए बना हो। अगर संसद की बात करें तो ज्यादा बार जो एमपी बन के आया हो, ऐसे एक मैकेनिज्म है, ऐसा कोई बाध्यता है नहीं, ठीक है। और ज्यादा बार एमएलए, जैसे अगर आप देखेंगे ऐसे तो एक मैकेनिज्म है, लेकिन अभी फिलहाल में 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस के जो लीडर थे उसमें सबसे ज्यादा बार वो जीत के आए थे, लेकिन उनको नहीं चुना गया था, दूसरे व्यक्ति को चुना गया था। तो ऐसा एक मैकेनिज्म है, कोई बाध्यता है नहीं, ठीक है। तो ये समझिए, जो ज्यादा, बस इतना याद रखिएगा कि जो ज्यादा बार एमपी या एमएलए हुए होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और शपथ कौन दिलाते हैं ये मैंने बताया ही। इनका कार्यकाल क्या होता है और क्या कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य ये होता है, क्योंकि आपको पता है कि सदन में कोई भी सदस्य तब तक नहीं बैठ सकता है जब तक उसका ओथ ना हो जाए, जब तक उसका शपथ ग्रहण ना हो जाए। तो आपको पता है कि मंत्रिपरिषद अथवा जो मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ तो गवर्नर दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। और अगर संसद की मैं बात करूं तो मंत्रिपरिषद और जो प्रधानमंत्री होता है उसको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन जो अन्य सदस्य होते हैं, यानी संसद के सदस्य के रूप में अगर बात किया जाए, उन सभी सदस्यों को शपथ वो कहां पर दिए होते हैं? नहीं दिए होते हैं, केवल निर्वाचन होकर आए होते हैं, निर्वाचित होकर आए होते हैं मुख्य रूप से। तो निर्वाचित होकर आए होते हैं तो उनको शपथ दिलाना जरूरी है, बिना शपथ के तो सेशन में बैठ नहीं सकते हैं। तो उनको शपथ कौन दिलाता है? यही प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, ठीक है। उन सभी को क्या करते हैं? शपथ दिलाने का। तो पहला इनका काम क्या होगा कि संसद के जो सदस्य हैं, या फिर से अगर स्टेट लेजिस्लेटिव की बात हो रही है तो वहां के जो सदस्य हैं उनको क्या दिलाना? ओथ दिलाना, यानी शपथ दिलाना। पहला काम तो ये है इनका। दूसरा काम क्या है कि स्पीकर का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उसमें क्या करना? मदद करना। तो मदद करना का मतलब ये नहीं कि वोटिंग करना, नहीं, वोटिंग नहीं करना, बल्कि स्पीकर का जो डेट अनाउंस होता है वो अनाउंस कौन करता है? इस संसद में तो राष्ट्रपति करता है, और अगर बात किया जाए आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसमें कौन करता है? गवर्नर करता है। तो जो अनाउंस जब करता है तो उसी दिन क्या किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किया जाता है। और अगर विधानसभा की मैं बात करूं तो विधानसभा के भी स्पीकर का चुनाव किया जाता है, ठीक है। गवर्नर जो है तारीख तय करते हैं। तो जब जैसे ही नियुक्ति हो जाती है, जैसे ही चुनाव हो जाती है, जैसे ही चुनाव हो जाती है स्पीकर की, जैसे ही स्पीकर चुन लिए जाते हैं, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर का कार्य समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार का एक टेम्पोररी व्यवस्था है ताकि अंतराल ना रह पाए, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद से जो स्पीकर होते हैं वो तारीख निर्धारित करते हैं, और मुख्य रूप से डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसा मैकेनिज्म है कि जो डिप्टी स्पीकर होते हैं खासकर कहाँ से होते हैं? विपक्ष से होते हैं, और जो स्पीकर होते हैं पक्ष से होते हैं। वैसे भी अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है, जब व्यक्ति स्पीकर बन जाता है वहां पे, तो उस पार्टी का सदस्यता का त्याग कर देता है जिस पार्टी से उसने चुनाव जीता था, उस पार्टी का सदस्य नहीं रहता है।
मेंबर नहीं रहता है, लेकिन भारत में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो इसी से आरोप लगता है, इसीलिए आरोप लगता है कि चूंकि स्पीकर जो है सदन में जिसकी ज्यादा बहुमत होती है उसी की सरकार बनती है, और स्पीकर भी वही व्यक्ति ने बनेगा जिसका ज्यादा मत मिला होगा, ठीक है। तो उस खासकर ज्यादातर जो स्पीकर बने होते हैं वो कौन बने होते हैं, जिसकी सरकार होती है उसी के पक्ष का कोई व्यक्ति बना होता है। तो इसलिए बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं कि बहुत सारे जो बिल्स आते हैं यानी विधेयक आते हैं वो धन विधेयक हो, तो उसको चूंकि धन विधेयक को डिफाइन करने का काम स्पीकर का है, संयुक्त बैठक में वहां पे बैठक में हिस्सा लेने का काम, डिसीजन लेने का काम उनका स्पीकर का है, बहुत सारे प्रश्नों पर जवाब देना न देने वाला जो अप्रूवल करना स्पीकर का है। तो इसीलिए आरोप लगता है कि पक्षपात का आरोप लगाया जाता है स्पीकर पे। तो ये सारी चीजें हैं, कंसर्न है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यही चीजें थी इसमें, बाकी और कुछ चीज नहीं था। और एक चीज ये याद रखेंगे, लेटेस्ट अभी न्यूज है जो मुख्य रूप से जल मार्ग 101 का प्रयोग करने के लिए दो नदी, कौन, एक तीजू और एक जुआंगी रिवर, तो इसी पर बनाया जा रहा है नेशनल वाटरवे 101। नेशनल वाटरवे 101 कहाँ बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा तीजू जुआंगी रिवर। अब ये कहाँ की है, नागालैंड की है, नागालैंड की रिवर है, ठीक है। तो इस रिवर के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, मैप पे जाइए, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप देखेंगे कि ये दोनों रिवर जो है कहाँ से उद्गम होती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, किन नदी से मिलती हैं, और मुख्य रूप से किन किन राज्यों में बहती हैं, ये आप देख लेंगे। तो ये नागालैंड में, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, नागालैंड में तीजू और जुंकी रिवर, इन्हीं पे क्या बनाया गया है, नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जल मार्ग 101 बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक, ये सारी चीजें। तो और लास्ट आज का पॉइंट हमारा रहेगा कि जैसे आपको पता ही है कि 6 मुख्य रूप से महापरिनिर्वाण हुआ था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, कब, 6 दिसंबर को। तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और ये क्या थे, बहुत सारे इनके पास उपलब्धियां हैं, आपको ये सब पढ़े होंगे इतिहास में। भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है मुख्य रूप से, दार्शनिक, समाज सुधारक, दलित शोषित जो है उनके महानायक। 1932 में पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में ही हुआ था, ये आप जानते ही हैं। बौद्ध आंदोलन के प्रेरक रहे हैं, ठीक। तो और कानून मंत्री भी रहे थे, ये आपको पता भी है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये सारी इनकी उपलब्धियां हैं। इनकी पुस्तकें क्या है, याद रखिएगा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940, अनइहिलेशन ऑफ कास्ट्स या हु वेयर द शूद्राज 1946, ये मुख्य रूप से आपका ये इनका, ठीक है। उसके बाद से वीव वे टू इमेंसिपेशन और द कैबिनेट मिशन एंड द अटेंशंस 1946, ये सारी चीज़ें इनकी है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये थोड़ा चीज़ याद रखिएगा। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। महापरिनिर्वाण जो है 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। माता का नाम इनका भीमाबाई, पत्नी रमाबाई, पिताजी इनका रामजी मलोजी सकपाल इनका नाम था, इनके पिताजी का नाम, ठीक है। और देश के प्रथम कानून मंत्री भी बनाए गए थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे बॉम्बे से, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अलग एक अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।